कर रहे हैं या जो फैसला कर रहे हैं वो नीचे के स्तर से लेकर स्टेट के लेवल के स्तर तक एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिल जाए। ये जो सोच को परिवर्तन करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज तैयार हो रहा है जो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कई सालों तक इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुशासन के और सरकार और स्टेट आगे बढ़ता रहेगा। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं डैशबोर्ड की, उसमें मुख्यतः एक छोटी प्रेजेंटेशन दे देंगे और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कुछ विभागों की तरफ दिखाएंगे और आगे की क्या परिकल्पना है उसके बारे में भी बता देंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात है जो आज जिसका शुरुआत करने जा रहे हैं वो है ई उपहार। सीएम साहब का ये मत था कि उनको कहीं फंक्शन होते हैं, समारोह होते हैं, तो उनको भेंट प्रस्तुत की जाती है। उस भेंट का आके यहाँ कहीं ना कहीं वैसे पड़ा रहता है और उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो उनका ये था कि क्या हम एक ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से ये जो भेंट उनको सप्रे भेंट जो मिलती है वो भेंट को ऑक्शन के माध्यम से लोगों के सामने ये वापस भेजा जाए और इसका जो पैसा आएगा वो सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाए। तो पिछले कुछ महीने पहले वो तोशाखाना की शुरुआत हुई थी जिसमें सारे प्रेस भी आए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक ई उपहार पोर्टल शुरू कर रहे हैं जिसमें इन तरह के आइटम्स को ऑक्शन में रखा जाएगा। जो लेना चाहते हैं, जिस रेट में लेना चाहते हैं उसमें बोली देके ले सकते हैं और जो पेमेंट भी इसी के माध्यम से होगी और वो पेमेंट सीधे के सीधे सीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। इसकी भी शुरुआत आज करने जा रहे हैं। ये भी एक नई सोच का एक लोगों के प्रति कि जो किसी तरह से अगर भेंट भी होती है वो भेंट सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं और इंडिविजुअल की है भी तो उसकी भलाई लोगों के लिए हो, ये उस सोच से उत्पन्न होने वाली एक पोर्टल है, उसका भी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी अनुमति हो तो सर आप पहले वाला अनावरण करें, उसके बाद प्रेजेंटेशन। ये जो सीएम डैशबोर्ड है इसमें जैसे मैं बता रहा था कि हर विभाग की हर स्तर की लेवल की, अगर से रेवेन्यू का ले तो नीचे से लेवल की रजिस्ट्रेशन है तो तहसील सब तहसील के लेवल से लेकर स्टेट के लेवल तक, और अगर जमाबंदी है या म्यूटेशन की पेंडेंसी है तो गांव स्तर से लेके स्टेट के स्तर तक हर एक का पता चले और एक क्लिक ऑफ द बटन पे पता चले कि कहां पर क्या पेंडेंसी है, कहां पर क्या काम हुआ है। फाइनेंस की है तो फाइनेंस में अभी तक कितने पैसे किस विभाग ने लिए हैं, आज किस विभाग को पैसे गए हैं, उसका पैसे का प्रयोग कहां हो रहा है, किस काम पे हो रहा है, अगर रेवेन्यू आ रही है तो कहां से आ रही है, यानी मिनट टू मिनट सरकार की अकाउंट भी। तीसरा, जैसे अगर हुडा की है, एचएसडीपी की है, शहरी विकास प्राधिकरण की, उनके कितने प्लॉट है, कौन से प्लॉट है जो अनअलॉटेड है, कहां पड़े हुए हैं, क्या उसको ऑप्शन में डाली जा रही है, नहीं डाली जा रही है, ऑप्शन में डाली जा रही है तो कितना उसमें रेवेन्यू आ रहा है, डिफॉल्ट है तो कहां है, वो सब मॉनिटरिंग एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म में हो पाए। इसमें हर विभाग का एक परफॉर्मेंस और उनका ट्रेंड भी ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग हम करा सकते हैं इस माध्यम से, और ऑन द गो जब चाहे जैसे चाहे आप रिपोर्ट इसके हिसाब से निकाल सकते हैं बेस्ड अपॉन योर सिलेक्शन चॉइसेस। एक प्रेडिक्टिव अलर्टिंग इसमें डाल रखी है कि जहां किसी विभाग से टारगेट से पीछे जा रहा है और टारगेट लगा दी गई है वो ऑटोमेटिक अलर्ट भी आती है, उसमें प्रेडिक्टिव अलर्ट आती है कि यहां वो पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए पूछ के या किसी की शिकायत में करने के बजाय वो ऑटोमेटिकली थ्रू अप होगी। जैसे हम पानी का लेते हैं, इरिगेशन का, कि पानी अगर पहुंच नहीं रही है
तो कहां पर ये आ रही है, ये सिस्टम ही थ्रो अप कर जाता है, क्योंकि वेरियस जगह पर जो पानी की फ्लो की मॉनिटरिंग है उससे आइडिया लग जाता है फ्लो कितना होना चाहिए था, कितना हो रहा है, एंड ये आपको नियर रियल टाइम बेसिस में पता चल जाएगा। नेक्स्ट, पहले इसमें जो फेज में 12 ऐसे विभाग हैं जिनका सीएम डैशबोर्ड में लाइव हो रही है, और ये 12 में से 5 की हम लाइव भी आपको दिखा देंगे, बाकी तो अवेलेबल है और चलता भी रहेगा। अगले फेज में जो 21 और एलिमेंट्स को हमने निकाल रखा है, इस 21 एलिमेंट्स की हम कंप्लीशन कुछ नवंबर 30 तक और कुछ 25 दिसंबर तक पूरा करने जाएंगे, जिसमें गुड गवर्नेंस डे तक सुशासन के, और हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म में मॉनिटरिंग सारे स्टेट की एक जगह से हो सकती है। एक इसका डेमो अगर देना चाहें सर, अनुमति हो तो 3-4 विभागों के डेमो दे, थोड़ा टाइम जिसमें कम लगे। देखो, हाँ जल्दी कराएं। पहला रेवेन्यू विभाग की दिखा रहे हैं, एचईडब्ल्यू से करें, एचईडब्ल्यू से हम एचईडब्ल्यूपी का दिखा रहे हैं। पहले ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, जिसपे हमारे एचईडब्ल्यूपी के जितने भी की पैरामीटर्स हैं वो सारे इसमें दिख रहे हैं सर। इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो है वो ड्रिल डाउन फीचर है। हम डिपार्टमेंट वाइज ड्रिल डाउन कर सकते हैं और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्रिल डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने हिसार पिकअप किया है, तो डेटा सारे ये ग्राफ, सारी विजुअलाइजेशन अब खाली हिसार की आ गई है। और एक डिपार्टमेंट पे भी क्लिक करके ये डिस्ट्रिक्ट का है, ये पूरा हिसार का है। एक इसमें बाई ईयर भी और बाई टाइमलाइन भी हम लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, हम एक पर्टिकुलर साल का देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर मंथ का देख सकते हैं। जैसे 2022 का डेटा देखा है, वैसे ही एक अप्रैल मंथ का दिखा रहे हैं। अप्रैल में शुरुआत हुई थी तकरीबन, तो अगर जुलाई, अगस्त या सितंबर का दिखा, अगस्त का ले लीजिए आप, इसमें डेटा काफी। तो हम नेक्स्ट हमारा है सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें अगेन इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पहले पेज पे एक रेवेन्यू का जो डैशबोर्ड है, इसमें हमारे पास डीड रजिस्ट्रेशन का डेटा है और जमाबंदी का डेटा है। डीड रजिस्ट्रेशन भी हम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर कर सकते हैं, या एक डेट रेंज भी दे सकते हैं, स्टार्ट और एंड डेट का। सो इसमें कितने डीड रजिस्टर हुए हैं, कितनी स्टैंप ड्यूटी की आमदनी उसके कारण हुई है, कहाँ हुई है, किस तहसील में हुई है, किस एरिया की हुई है, वो सब एक जगह पे आएगी। टोटल वैल्यू ट्रांजैक्शन की कितनी हो रही है, एक जगह पे वो कैप्चर हो जाती है। और वैसे भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पर्टिकुलर म्यूटेशन कहाँ पर पेंडिंग है, जैसे देखते हैं वो कोई पता लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। ये देखिए तहसील में हम गए तो पूरे तहसील का पर्टिकुलर आइडिया आ गया। तो म्यूटेशन पेंडेंसी वो आप देख रहे हैं, वहां पे दिख रहा है। इसका गांव स्तर भी ले जा रहे हैं और इसको लिंक करने जा रहे हैं। एक विषय और रह रहा है इसमें कि इसको HRMS से लिंक कर रहे हैं, ताकि जिस गांव का देखना चाहे उस गांव में उस पटवारी कौन है, उस पटवारी का नंबर क्या है और तहसीलदार कौन है, उस तहसीलदार का नंबर क्या है, वो भी सामने आ जाए। क्लिक करके उसको जो मैसेज भेजना वो भेज देंगे। और ये लैंड टाइप है, लैंड टाइप और गिरदावरी स्टेटस है। गिरदावरी स्टेटस भी हमने पूरा विलेज लेवल तक ड्रिल डाउन किया हुआ। ये हर रंग शायद शो कर रहे ज्यादा काउंट ऑफ वैल्यूज, ये काउंट है वैल्यूज, जिसके वैल्यूज जितने ज्यादा है उतना डार्क ग्रीन दिखाई देंगे। वो कलर के हिसाब से कलर करके चाहिए, येलो से लेके ग्रीन, इसी बेसिस पे। अगला नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट हम दिखाएंगे वो ग्राम दर्शन है। ग्राम दर्शन में आप देख रहे हैं, इसमें टोटल डिमांड्स आ गई हैं पब्लिक और कितनी फॉरवर्ड हुई है डिपार्टमेंट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को कितनी फॉरवर्ड हुई है और फिजिबिलिटी चेक कितनी फॉरवर्ड है। तो जिसमें पंचायत लेवल तक की जा सकते हैं कि किस पंचायत की आई है, किस पंचायत की रह रही है, कौन से डिपार्टमेंट की है, क्या डिमांड कहाँ पेंडिंग है, वो भी एकदम से इसी जगह पे आ जाएगी।
रियल टाइम डाटा होगा? ये बिल्कुल रियल टाइम डेटा, देखते देखते ही बदल जाता है। आपको साइड में भी दिख जाएगा, ऊपर लिखा आ जाएगा कब लास्ट अपडेट हुआ। लास्ट अपडेट डेट ऊपर कॉर्नर पे दिखा रहे हैं। नहीं, अभी नहीं है, अभी कंट्रोल है। सीएम पब्लिक के लिए कब तक करेंगे? पब्लिक को ज्यादा जरूरत है। आप तो गवर्नमेंट कर ही रहे हैं, पब्लिक को भी जरूरत है। आपके साथ तो पूरा अमल है सर, हमें प्रॉब्लम तो हमें होती है। हम जो आपको चाहिए उपलब्ध कराएंगे। अगला डिपार्टमेंट हम स्कूल एजुकेशन दिखाएंगे। स्कूल एजुकेशन दिखाओ। इसमें काफी हमने स्कूल एजुकेशन में काफी ड्रिल डाउन फीचर्स दिए हैं। इसमें डीपीआर का डाटा शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, वो अगले इसके लिए अगर वो 21 वाले में डाल रखा है सर, वो डीपीआर का भी है इसमें। कौन सी अखबार में कितना छपा? अच्छा, मैटर चलना वो तो इसकी जरूरत नहीं है, वो तो डीपीआर से आएंगे, वो तो सुबह स्कैन कर लेते हैं। डीपीआर इसमें भी डाल देंगे ना, हमको ही पता लगेगा। इसमें भी काफी चीजें हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो है, वैकेंसी एनालिसिस है, जेंडर रेशियो एनालिसिस है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट टीचर तो एनालिसिस। टीचर्स का भी आएगा किस स्कूल में क्या वैकेंसी है, कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर स्कूल का स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है। इसमें अगर पूरा स्कूल स्कूल नेम प्राइवेट स्कूल की भी है इसमें। तो प्राइवेट स्कूल में हम सिर्फ बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं, टीचर्स की नहीं करते कि उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे चिराग योजना है, चिराग योजना के तहत अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे वहां जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग। एक प्राइवेट स्कूल पानीपत का लाल रंग क्यों आया था एजुकेशन में? तो वैकेंसी एनालिसिस वैकेंसी एनालिसिस है। जहाँ पे टीचर्स कम है, वैकेंसी ज्यादा है, वो रेट दिखाएगा। हाँ, जिसमें वैकेंसी कम और रेड है, ये हरा जो है जिसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा है। नहीं, नू। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हम जल जीवन पे जाएंगे। 5वां डिपार्टमेंट जल जीवन है। और इसमें भी पूरा ग्राम पंचायत वाइज हमारे डेटा है, एप्लीकेशन वाइज है, स्टेटस ठीक है। हाँ, ई उपहार का थैंक्स सुनील। इसकी कंप्लीशन सर हम सारे एंटायर गवर्नमेंट का 21-25 दिसंबर तक कर लेंगे, कुछ हम 30 नवंबर तक कर लेंगे, बाकी दिसंबर के बाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ई उपहार पोर्टल के लोकार्पण के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी से वेबसाइट खोल। टोटल बिक्री नहीं कहना चाहिए, सहयोग तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मुख्यमंत्री को उपहार दो, ऐसा इस पर तो इसका मीनिंग ही जाता है। एक समाज की सेवा में काम करो, इस पर समाज के कल्याण में सहयोग करें, फिर मुख्यमंत्री के सहयोग करें माने उपहार के बदले में सहयोग करें। अब वो जो मैसेज जा रहा है उसका पूछा जाए। नहीं, वो देखो ना लिखा है सीएम मोमेंटोस ई ऑक्शन कोड। तो इसमें सर लाइव ऑप्शन हम एक आधा दिन में शुरू कर सकते हैं, जैसे आपकी कुछ कर भी रखिए। ऐसे प्रयोग के रूप में मेरे एक साथी ने इसमें कंट्रीब्यूशन करके लिया भी है टेस्ट करने के लिए। मैंने कहा एक बार पहले टेस्ट करके देख लो, ये अच्छा है। ये सारे सर अभी लाइव है कितने उपहार होंगे? सैकड़ों से भी ज्यादा, हजारों हो गए होंगे। तो 8-10 हजार कमरे भरे पड़े हैं, गिना ही नहीं है कभी। होगा सर जी। ओपन के बिना पता क्या होगा, इसलिए ओपन तो करना ही पड़ेगा। और इसमें ये भी करें कि बिड सबमिट करके हम डिलीवरी यहाँ से हम करा लेंगे उस एड्रेस में, तो डिलीवरी भी
होम डिलीवरी होम डिलीवरी हो रही है। तो इसका सर क्या रेगुलर प्राइस वगैरह रखते हैं? रखा है, देखिए ना, बेस डोनेशन 11,000 रुपये। इट्स नॉट प्राइस, इट्स डोनेशन। सर ऑनलाइन परचेज में जैसे टूट फूट होती है सही सलामत मिलेगा, क्योंकि डोर डिलीवरी होगी इसकी। केवल सर इसमें सर केवल ये मोमेंटो ही रहेगी या ड्रेसेस वगैरह जो पहनते हैं उनको भी होगा? अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो आज का दिन कुछ बातों को लेकर के विशेष दिन है। जैसा आज 31 अक्टूबर है, देश के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जन्म दिवस है, और इस नाते से इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक श्रेय जाता है कि देश जब आजाद हुआ तो विभिन्न रियासतें, लगभग 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का काम ये उन्होंने किया था, और एक संविधान के अंतर्गत वो सारी रियासतें आई थी। देश की एकता और अखंडता का बहुत बड़ा काम उनके द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से आज अपना जो हरियाणा दिवस है उसकी पूर्व संध्या है। वैसे तो सामान्यतः 1 नवंबर को ही मैं कोई ना कोई प्रेस या कोई कार्यक्रम किया करता रहा, पिछले दिनों में किया है हमने, लेकिन कल का थोड़ा व्यस्तता ज्यादा होने के कारण से हमने कहा आज ही आपसे इस हरियाणा दिवस के नाते से शेयर कर लिया जाए। तो हरियाणा बने हुए आज कितने हो गए, 56 वर्ष हो गए हैं। 56 वर्ष पूरे हुए हैं। कल 57वां एक प्रकार से जो स्थापना दिवस है वो हरियाणा का 1 नवंबर को होगा। और मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार हम लोग देख रहे हैं, जिस हरियाणा के बारे में ये कहा जाता रहा है कि हरियाणा शायद टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, हरियाणा अस्तित्व में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, जो 66 में शंकाएं पैदा की गई थी, उस हरियाणा के नवनिर्माण में सभी सरकारों ने कम ज्यादा योगदान किया है, और आज हरियाणा अपने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा है कि देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा का स्थान है। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमारी प्रगति हो, चाहे हमने जो समाज को व्यवस्थाएं दी हैं, सर्विसेज दी हैं, उनका एक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे पैरामीटर्स हों, उसमें आज हरियाणा कहीं आगे है। न केवल देश में हमारी चर्चा है बल्कि विदेशों में भी बहुत विषयों में हमारी चर्चा है। उन उपलब्धियों का जिक्र करते समय एक जरूर मैं करूंगा कि 48 साल भी हरियाणा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई स्टैंड स्टिल रहा है। हरियाणा ने काम किया, पिछली सरकारों में हर सरकार ने कुछ न कुछ काम किया, लेकिन अगर मैं तुलना करता हूं 48 साल की और 8 साल की, क्योंकि संयोग से एक और भी इस समय हमको स्मरण बात आ रही होगी कि हमारे 8 साल का कार्यकाल भी 27 अक्टूबर को 3 दिन पहले पूरा हुआ है। तो ये 9वां वर्ष शुरू हो गया है। इस टर्म के भी 2 वर्ष हैं, और आप सब लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी तो निश्चित रूप से तीसरी टर्म में भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं लगातार अब ये कहता आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक बार सरकार बनती है तो बार बार बनती है, तो जो बार बार बनेगी तो तीसरी बार भी हरियाणा में हम लोग आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपकी शुभकामनाएं चाहिए, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। एक दुखद घटना की भी चर्चा करना चाहूंगा, जिसका बहुत कष्ट हुआ है, जो कल ही गुजरात में नदी मंधा नदी क्या नाम है,
मोरवी नहीं, मोरवी क्षेत्र में नदी का नाम है मंदार नदी, ऐसा कुछ है। मच्छ नदी। मच्छ नदी वहां एक रोपवे बना हुआ था, तो अचानक वो रोपवे टूटा है। दिन का समय था, लोग उसमें काफी आवागमन भी था। उसके अंदर काफी बड़ी संख्या में लोग, उनकी मृत्यु हुई है उस एक्सीडेंट में। अभी तक 141 का आंकड़ा बताया गया है। तो मैं उन मृतकों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, हरियाणा के लोगों की संवेदना व्यक्त करता हूं। ये भी एक कष्टदायक समाचार हुआ है, तो उसे प्रार्थना है कि ऐसे मृतकों की आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार से दुखद घटना की चर्चा भी आपके सामने मुझे साझा करनी थी। हमारी सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार चल रही है, और उस डबल इंजन की सरकार में हमारी कांग्रेस प्रगति लगातार चल रही है। अब ये जो सारे कार्यक्रम होते हैं, तो समय समय पर हम विभागों के साथ बैठते हैं और हर विभाग की उनका जो रिव्यू करना होता है, तो रिव्यू बैठकें भी भारी होती हैं। लेकिन जैसा आज जिस पोर्टल की चर्चा की जा रही है, सीएम डैशबोर्ड की, उस सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार उनका रिव्यू करें, और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग, उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं, एपीआई सर, एपीआई को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी, तो इस नाते से एक अलग से हमने सीएम आवास पर एक स्थान भी बनाया है। कभी एक आध बार उस स्थान पर आपको भी सारा वो जैसा आज देखा है, तो विस्तृत रूप से कुछ जानकारियां देनी होंगी तो उसकी दी जाएंगी। वहां पर जब चाहे किसी भी विभाग की जानकारी ली जा सकती है, और इस जानकारी लेने में विभाग के अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। जब भी चाहेंगे क्लिक करेंगे, उसका रियल डाटा वो दिखा जा सकता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करना इन एब्सेंसिया, यानी विभाग की अनुपस्थिति में भी मॉनिटर करना, वो की जा सकती है। और उसमें जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग को तुरंत उसका मैसेज भी दिया जा सकता है, और इसकी ट्रैकिंग जो है वो लगातार की जा सकती है। प्रगति कैसे कैसे उसका ग्राफ है प्रोग्रेस का, इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है, क्या रेगुलर प्रोग्रेस है कि नहीं है, टाइमलाइंस ये मीट आउट हो रही कि नहीं हो रही है। कई बार विभाग के लोग बता देते हैं कि ये काम हम अमुक तारीख तक करेंगे। अब अमुक तारीख आ गई, हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जानकारी हमें भी महीनों बाद ही लेनी पड़ती है कि हाँ उस दिन तक हो गया था कि नहीं हो गया था, और कई बार तो उस दिन भी नहीं होता, फिर नई तारीख तय हो जाती है। तो अब ये थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये भी जानकारी मिलेगी कि इस विभाग ने कौन सी टारगेट तय किया था डेट का, और कितने टारगेटेड डेट के ऊपर कंप्लीट हुए, कितने डिफॉल्ट हुए तो डिले कितने दिन का हुआ। ये जानकारियां एक प्रकार से गुड गवर्नेंस के नाते इस सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का बहुत बड़ा हमको लाभ होने वाला है। निरंतर जो है उसकी कार्य की प्रगति ये हमको उसमें मिलती रहेगी। इसी प्रकार जो दूसरे पोर्टल के बारे में भी बताया गया है, उसका हेतु एक नहीं कई हेतु हैं। पहली बात तो ये कि इस प्रकार की जो भेंट मिलती है, जितने भी जहां हम जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी खुशी से, प्रसन्नता से, या हो सकता है वहां अपने नाम के नाते से भी मैंने मुख्यमंत्री को ये दिया, यानी उसका कोई आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है कि मेरी कोई आवश्यकता है इसलिए मुझे मिल रहा है। या कुछ चीजें डेकोरेशन के लिए भी मिलती हैं। कुछ लोग उसमें अपने फोटो खिंचाने के लिए भी शायद हमारे पास आकर के देके जाते होंगे। पर्पज कोई भी हो, लेकिन ऐसी चीजों का भी समाज हित में कोई उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसका कोई कॉस्ट के नाते कोई अंतर नहीं पड़ता। कॉस्ट ठीक है, वो कोई 10 रुपए की चीज होगी, कोई 100 रुपए की होगी, कोई 1000 रुपए की होगी, कोई 10,000 की होगी। कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज्यादा कॉस्टली इस प्रकार की भेंट नहीं लेता, लेकिन कभी कभी तो हमें नहीं पता लगता कि ये कितने की है। एक पेन मुझे कोई दे करके गए, तो मुझे तो पता नहीं था ये पेन किस कंपनी का क्या है, इतना कभी ध्यान नहीं रखा। उसका आकर के हमने वेबसाइट पर अपने साथियों का भी देखो तो सही, तो वो 1 लाख रुपए का पेन, यानी 1-1 लाख रुपए का पेन। आंखें खुली रह जाती हैं कि भी पेन भी 1 लाख का होता है क्या।
तब मुझे बताया गया कि पेन तो 10-10 लाख रुपए के भी हैं, घड़ियां 20-20 लाख रुपए की हैं, लेकिन मेरा उससे परहेज रहता है एकदम। मान लो कोई अचानक आ भी जाए, गलती से भी आ जाए, तो फिर अपने पास रखने की बजाय उसको किसी को भी भेंट करके और बदले में कोई डोनेशन उससे प्राप्त करके क्या समाज के काम में नहीं लगाया जा सकता? अब उसका हमारा मन भी उसमें ठीक हो गया कि हमें कोई महंगी भेंट अपने लिए उपयोग नहीं की, और उसका भी सामने वाले को भी मन को कष्ट नहीं हुआ, उसने दे करके संतोष कर लिया। बाद में जब उसको ये पता लगेगा कि हाँ इसी भेंट के बदले में और किसी कोष में 2-4-5 लाख रुपया आ गया है, तो संतोष भी हो सकता है, अगले को भी अच्छा लगेगा। ऐसा एक ये सारा शुरू किया है। वैसे कोई पहली बार हम शुरू करें ऐसा नहीं है। सामान्यतः प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपने देखा कि इस प्रकार की सारी जितनी भी उनकी भेंट होती है वो साल में 1 बार 2 बार उसका ऑप्शन लगाते हैं। तो हम इसको शुरू किया है। और डिस्प्ले के नाते जो सीएम हाउस में एक लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी में जब भी कभी आप सीएम हाउस जाएं तो उस लाइब्रेरी में जरूर होकर के आएं। बल्कि आज ही मेरे मन में विचार आया है कि उस लाइब्रेरी के जो मेंबरशिप है वो अभी तक हमने सब विधायकों को और क्लास 1 के जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं अभी उनको दी है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि पत्रकारों को भी मेंबरशिप दे दें। ठीक। कभी भी आप वहां जाए, पुस्तक को वहां बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ला भी सकते हैं उसको, और समय पर उसको वापस भी जमा कराने का जरूर कष्ट करेंगे। कारण क्या है कि एक पुस्तक एक जगह जाके रुके नहीं, ज्ञान का ये जो भंडार है ये चलता रहना चाहिए। इसलिए उन पुस्तकों का लाभ हम ले सकते हैं। बहुत लोग भेंट में पुस्तकें भी देते हैं। मेरा ख्याल मेरे पास कुछ नहीं हो तो 3,500-4 हजार पुस्तकें ऐसी मुझे इन दिनों में इकट्ठी हुई हैं। तो और भी लोग अब पुस्तकें जब से वो बनी है लाइब्रेरी, जिनके पास भेंट आती है वो भी देके जा रहे हैं कि हमारी पुस्तक भी आप यहीं रखिए। उसका इंडेक्स बना है, उसके नाते से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ज्ञानवर्धन के नाते बहुत आवश्यक रहेगा। बहुत प्रकार के कोष हैं जिसके अंदर हम इस राशि को जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने कोविड का जो फंड बनाया हुआ था, हालांकि उसमें डोनेशन लेना बंद कर दिया है। इसी प्रकार कभी भी कोई कोष नया बनता तो उसके अंदर डाल सकते हैं। अभी और कोई कोष नहीं है तो मुख्यमंत्री का जो राहत कोष है, उस राहत कोष में सामान्यतः किसी को किसी बीमारी की आवश्यकता पड़ती है, किसी आकस्मिक कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें से देते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास ही वो पोर्टल है, वहीं एक कमेटी है। वो कमेटी ऐसी आवश्यकताओं को पूरी करके 3-5 लोगों की कमेटी है, तो वहां उसका निर्णय करते हैं। उन्हीं के पास उसका अधिकार है उसमें से राशि तय करके और देने का। तो इस प्रकार से ऐसे बीच में एक बार हमने कन्या कोष बनाया था, उसमें भी कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। वो जो मेरे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उसका भी हमने उपयोग किया था। पर्यावरण कोष इस नाते से भी एक बना हुआ है। तो ऐसे बहुत से जन कल्याण के ऐसे विषय हैं जिसके अंदर इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। मित्रों, एक विषय इस समय जो बताने का वो है पराली का, क्योंकि अभी पिछले दिनों में पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। एनजीटी ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूंकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ है सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं। हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, दंडित भी किया, एफआईआर भी कराई, जुर्माने भी लगाए हैं। फिर भी अभी एकदम मैं कहूं कि उसको शून्य हम ले पाए हैं, शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है। तो इतना अंतर है। हालांकि पंजाब को भी इस प्रकार का एनजीटी ने डायरेक्शन दिए बार बार, और हम भी अपील करेंगे कि पॉल्यूशन जो किसी स्टेट एक में नहीं रहता। पराली तो एक ही प्रदेश में जलेगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो होंगे वो पूरे इलाके में होते हैं। उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। तो उस प्रदूषण का असर तो आखिर हरियाणा में पड़ेगा, चंडीगढ़ में पड़ेगा, चंडीगढ़ में भी पड़ेगा, बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक भी असर होता है, गुड़गांव में भी असर होता है। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए
हमने बहुत से प्रबंध किए हैं। किसानों को जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं कि वो उसकी बेल बना करके बिक्री के लिए, और बहुत उपयोग अब होने लग गया, कमर्शियल इसका यूज होने लग गया, खास करके बिजली पैदा करने में इसका उपयोग होने लग गया है। ब्रिकेट्स बनाते हैं, वो ब्रिकेट्स उद्योग में भी काम आएंगी। वो ब्रिकेट्स हमारे जो थर्मल पावर हाउस है उसके अंदर भी ब्रिकेट्स का, कोयले की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसी चीजें हम शुरू कर रहे हैं। और किसान को प्रोत्साहन 1,000 रुपया प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी आप जलाएंगे नहीं, जो जलाएगा उसको नहीं मिलेगा, नहीं जलाएंगे तो उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़, 2 टन 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 500 रुपये टन उसको लाभ ये मिलता है। जो खरीदार हैं, खरीदते हैं, उनको भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अप्लाई करने लगी उस राशि को 500 रुपया टन के हिसाब से उनको भी देते हैं, अर्थात 1,000 रुपया टन तो पहले ही देते हैं। और बाकी और पैसा जो किसान को जो उपभोग कर रहा है उससे भी मिलता है। तो ऐसा किसान को लगभग अब ये 1,800-2,000 रुपये की कीमत उसको 1 एकड़ की ये मिलने लग गई है। हो सकता है आगे उपयोग बढ़े, क्योंकि कंपटीशन आ गया है, बहुत लोग अब इसका उपयोग करने के लिए नए नए उद्योग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ IOCL ने पावर प्लांट, एक पावर नहीं, एथनॉल प्लांट, क्या IOCL में एथनॉल प्लांट, 2G एथनॉल, हाँ, तो एथनॉल प्लांट IOCL ने लगाया है। उसके लगने के बाद 4 जिले, पानीपत और पानीपत के आसपास के और 3 जिले, 4 जिलों की पराली पूरा एक अकेला प्लांट उसमें ले जाएगा। ये लगभग 60 लाख मीट्रिक टन अभी पराली होती है जिसका उद्योग में उपयोग किया जा सकता है। अभी तो एकदम आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन मान सकते हैं कि 15-20 लाख मीट्रिक टन अभी उसमें उपयोग होता होगा। कुछ चारे में उपयोग होता है, कुछ राजस्थान वाले भी लोग लेकर के जाते हैं। तो ऐसा, और कुछ ऐसा है कि उसको कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी हम दबा देते हैं, दबाने के बाद उसका खाद का उपयोग होता है। तो जितना जलाया जाता है वो भी कैसे जीरो हो जाए, इसके ऊपर हमारा प्रयत्न है, इस पर हम लगे। नारायणगढ़ शुगर मिल बिजली उत्पादन के लिए वहां भी लिया जाता है। शाहबाद की सरकारी चीनी मिल जो है उसमें भी ऐसे लेते हैं। तो 24 ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने ऊर्जा खपत के लिए पराली का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। एक हमने कमेटी बनाई है, पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम कोई उसका एक MSP घोषित कर दें पराली का, तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे ताकि उसके जो MSP होगा, जिनको पराली चाहिए कम से कम उस रेट पर वो खरीदे, और उसमें सरकार भी उपयोग के लिए कोई ना कोई और उद्यम बनाएगी अपनी, क्योंकि बिजली, एथनॉल, ये सब चीजें बन सकती हैं ताकि इस पराली को हम खरीद सकें। थर्मल प्लांट के लिए जो ब्रिकेट्स बनने हैं, इसके लिए भी एक टेंडर ये जल्दी होने वाला है। टेंडर तो हो गया था, लेकिन किसी कारण से उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको हमने वापस लेकर दोबारा टेंडर कर रहे हैं ताकि लोग जो है पराली को खरीद करके ब्रिकेट्स बनाए और हम उसको थर्मल पावर में उनसे खरीद करके और उसका उपयोग कर सकें। ये MSP थर्मल प्लांट के लिए होगी, इसके MSP क्या है? MSP यानी जो दूसरा इंडस्ट्री के लोग भी अगर खरीदेंगे तो कम से कम बेस हो जाएगा, उस रेट पर वो खरीदे किसान से। हाँ जी, हमारे एक तो यूनिवर्सिटी के लोग लगाए हैं, साइंटिस्ट 3 लोग लगाए हैं। कौन कौन के लगाए हैं बता दें। इसमें DG एग्रीकल्चर है, इसके चेयरमैन, DG हरेडा के हैं मेंबर, और 3 एक्सपर्ट्स हैं। पहले हैं डॉक्टर मुकेश जैन, जो डायरेक्टर हैं नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, भारत सरकार के। दूसरे हैं डॉक्टर बलदेव डोगरा, जो डीन है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, HAU हिसार के। और तीसरे हैं श्री जगमेंद्र नैन, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के महकमे के। तो ये 3 और एक्सपर्ट्स इसमें लगाए हैं, बाकी DG एग्रीकल्चर और DG हरेडा। तो सर इसकी कोई डेडलाइन है कि ये MSP की रिपोर्ट ये कब तक सबमिट करेंगे? इस सीजन से इम्प्लीमेंट होगा या नेक्स्ट? नहीं, ये सीजन तो निकल गया, इसमें तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अब तो जीरी प्राय निकल गई है, जो खरीदने वाले खरीद ली है। कुछ इकट्ठा भी किया है लोगों ने, उसको भी जो वर्तमान उद्योग है उसी का उपयोग हो रहा है, आगे के लिए हम कर रहे हैं। MSP रखेंगे सर, ये कुछ और फॉर्मूला? तो वो जैसा सुझाव देगी कमेटी। मैंने अपने आप में जरूर कहा है कि उसका एक MSP बढ़ना चाहिए, लेकिन कमेटी की क्या रिपोर्ट आएगी? कमेटी तो
पराली का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए उस टोटल के बारे वो में टोटल के बारे में बताएगी। हो सकता है एमएसपी के बारे में अगर रिकमेंडेशन आएगी, लेकिन हम चाहते हैं किसान को एक सुनिश्चित आय हो जाए उससे, कि पराली का उपयोग करना एक विषय है, किसान की आय ये उसका दूसरा विषय है। इसी प्रकार एक मैं धन्यवाद हमारे सफाई कर्मचारियों का करना चाहूंगा कि एक कुछ दिनों से उनकी स्ट्राइक चल रही थी, हालांकि समय उचित नहीं था, दीपावली का समय, हमारी उनसे बातचीत हुई, ये समय आपने अच्छा नहीं छांटा, फिर भी अब जिसकी आवश्यकता होती है अपने हिसाब से करता है। कुछ मांगे उनकी थी, हमारे मंत्री महोदय, हमारे डिपार्टमेंट सबने मिल करके और उसे को ठीक कर दिया है। एक जो थोड़ा सा असुखद सा समय चल रहा था वो ठीक हो गया। इन 2-3 दिनों में सारा सफाई का जो पूरा अभियान है वो पूरा चला देंगे। 5 और 6 नवंबर 2 दिन सीईटी की परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक बहुत बड़ा यदि एक प्रोजेक्ट है हमारा। 11 लाख ऐसे फॉर्म्स भरे हैं हमारे जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं अपनी नौकरी के लिए। ये ग्रुप सी के लिए किया जा रहा है। तो ग्रुप सी में +2 के जो विद्यार्थी हैं, +2 पास जिन्होंने किया हुआ है वो एलिजिबल हैं, उन्होंने एग्जाम देना है। तो 5 और 6 2 दिन। इसमें सारे प्रदेश में लगभग 2000 सेंटर हमने उनको ऑफर किए हैं। अब जो कंपनी है वो 2000 का उपयोग करती है या कम में काम चलाती है। 5 जिलों में अभी उनकी रिपोर्ट थी कि यहां सेंटर न दिए जाए, हर कोई अपने अपने हिसाब से सेंटरों को उपयोग करता है। तो 5 जिलों में जैसे दादरी जिला है, झज्जर जिला है, रोहतक जिला है, जींद है एंड नूह है, तो ऐसे 5 जिलों में सेंटर वो नहीं बनाएंगे। बाकी सब 17 जिलों के अंदर ये सेंटर बनेंगे 4 शिफ्टों में, 2 शिफ्ट 5 तारीख को, 2 शिफ्ट 6 तारीख को। ये 5 जिले सर कंपनी के कहने पे है या अपनी कोई? हमारा भी उसमें, हमारा भी पुराने, हमारे जो एचपीएससी और हमारे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उनकी भी जो रिपोर्ट्स हैं और हमारा स्कूल एजुकेशन बोर्ड उनकी भी रिपोर्ट्स हैं, इन जिलों में नकल के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक ही मात्र कारण है और कोई कारण नहीं है। हमने हालांकि कहा कि उसमें से जो अच्छे सेंटर्स हैं जो नकल नहीं होती है उनको लगाया जा सकता है, लेकिन इस बार तो अभी पूरा जिला छोड़ा है। अगली बार में हम ऐसे कुछ स्कूलों को छांटेंगे जहां इस प्रकार की प्रवृत्ति नकल की नहीं है। अब क्या होता है कि इतने सारे सेंटर्स पर जब ये काम किया जाता तो कई बार पुलिस के नाते से हम पुलिस लगाते जरूर हैं, लेकिन अनटुवर्ड कोई इंसिडेंट हो अच्छा नहीं है। लेट अस प्ले सेफली। तो उस नाते से हमको उन जिलों में भी ना करके, बाकी हमारे पास हैं सारे सेंटर्स हैं। एक जिले से जो परीक्षार्थी देने वाला है वो दूसरे में या तीसरे में जाकर के देगा, बहुत दूर नहीं ले जाएंगे। आसपास का एडजॉइनिंग या एडजॉइनिंग टू एडजॉइन, नेक्स्ट एडजॉइनिंग, उन्हीं 2 जिलों में। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनका सारा उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया हमारे परिवहन विभाग ने, कि सबको ट्रांसपोर्टेशन पर उनका प्रवेश कार्ड दिखा करके जाने की अनुमति होगी। और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोडवेज की बसें चलेंगी। डीसीज को हमने कह दिया लोकल ट्रांसपोर्ट, चाहे वो स्कूल की बसें भी क्यों ना हो, तो जो नोडल सर्विस है वहां की, क्या उसको बोलते हैं नोडल सर्विस, शटल सर्विस, ये जो सेंटर्स हैं भिन्न भिन्न, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो डिपो है वहां से जहां सेंटर है वहां तक भी बसें वो चले 2 दिन। बल्कि मेरी तो अपील जनता को ये रहेगी कि इस 2 दिनों में 5 और 6 तारीख को ट्रैवलिंग बसों के द्वारा कम से कम करें। इन विद्यार्थियों को, इन परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हर कोई समय पर परीक्षा देने पहुंच जाए। तो ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कोई अपनी परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सका है। पहली बार ये प्रयोग हो रहा है। एडमिट कार्ड दिखा के यात्रा करते थे, मीनिंग में इनको किराया नहीं देना। नहीं, एडमिट कार्ड दिखाएंगे, कोई किराया नहीं दे रहा, ना आगे शटल सर्विस में देना ना यहाँ देना। और कंपनी ने यह कहा कि उसका रिजल्ट वो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वो दे देंगे, अर्थात अपेक्षा है कि 15 दिसंबर तक वो इसका रिजल्ट दे दें। और 15 दिसंबर के बाद फिर जो पोस्ट वाइज इनमें से किस पोस्ट पर किसको अपना अप्लाई करना है वो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। उसके हिसाब से जो पास कैंडिडेट हैं उन पास कैंडिडेट को उनको एक मौका दिया जाएगा। 4 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए उनको एक एग्जाम देने के लिए और बुलाया जाएगा। तो उस एग्जाम में उन लोगों के पास करने के बाद फिर उनकी सिलेक्शन फाइनल हो जाएगी, नो इंटरव्यू। इसके बाद ग्रुप डी का भी ये सारी प्रोसेस होने के बाद लगभग 6 महीने इस प्रोसेस में लग जाएंगे।
फिर ग्रुप डी का एक और एग्जाम इसी प्रकार से लिया जाएगा। उसमें कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा, केवल मेरिट के आधार पर जो प्रायोरिटी उन्होंने डिपार्टमेंट की दी हुई होगी, उस डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी के हिसाब से जो ऊपर के जो मेरिट के टॉप के जो लोग हैं, एज पर नंबर ऑफ सीट्स, उनको सिलेक्शन कार्ड दे दिया जाएगा। इस प्रकार का ये कार्यक्रम। लेकिन हम प्रदेश के लिए भर्ती होंगे सर। हाँ जी, इसमें जो लाखों बच्चे इसमें लेंगे, हाँ, उसमें कितनी भर्तियां हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए? नहीं ऐसा कोई इसमें कोई वो रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। जो जिन्होंने फार्म भर दिए हैं, 11 लाख ने फार्म भरे हैं। हाँ, तो 11 लाख से ऊपर लोगों ने फार्म भरे हैं, और उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स के होंगे, उन हाईएस्ट मार्क्स के लोगों को अगले जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी, उन सीट्स के हिसाब से उनसे फिर वो एक ऑप्शन ली जाएंगी, और उस ऑप्शन में जो आएंगे, जितनी सीटें हैं 4 टाइम्स का उसमें एग्जाम दिया जाएगा। ये तो हमारा ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हम अगले साल लेंगे। 6 महीने बाद। हमने ये भी कहा था कि ग्रुप सी का सीईटी भी हर साल होगा। हाँ, हर साल होगा, ये भी हर साल होगा, वो भी हर साल होगा, लेकिन 2 बार होगा। अब इसमें इस बार पहले ग्रुप सी का कर रहे हैं, बाद में डी का करेंगे। दोनों एग्जाम लेने के बाद अगली बार फिर तय भी कर सकते हैं कि इसको पलट भी सकते हैं, पहले ग्रुप डी का ले लेंगे, फिर सी का ले लेंगे। लेकिन अब सी वालों में जो +2 होते हैं वो सभी भरते हैं, और सी वाले में तो दोनों भर सकते हैं, दोनों +2 के भर सकते हैं। डी में दोनों भर सकते हैं, डी में तो 10वीं पास भी होगा और +2 भी होगा, और उससे ऊपर के भी सब लोग होंगे। तो बहुत से लोग कॉमन भी हैं जिन्होंने सी भी भरा है, डी भी भरा है। तो आज जो सी वाले हैं वो तो सब जाएंगे, बाद में जो डी वाले हैं उन्हीं का एग्जाम उसमें भी लिया जाएगा। सर, ग्रुप सी में इंटरव्यू होगा? नहीं, इंटरव्यू नहीं, न सी में होगा न डी में होगा। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो, ग्रुप सी में जो अब पेपर पास करेगा, जब ग्रुप डी की भर्ती होगी तो ग्रुप डी का सीजी जो होगा वो उसको बैठना पड़ेगा ना? हाँ, बैठना पड़ेगा। तो ग्रुप डी का भी टेस्ट उसको पास करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, अगर ग्रुप सी का भी वो पेपर दे रहा है, पास हो या न हो, अगर उसने डी का भी देना है तो डी का एग्जाम दे सकता है। लेकिन डी के एग्जाम वाले ही डी में नौकरी में जाएंगे, सी वाले डी में नहीं जाएंगे, डी वाले सी में नहीं जाएंगे। एग्जाम दोनों का अपना अपना होगा। वो 3 वर्ष तक इसी फीस में जितने एग्जाम देने सारे दे सकता है। किसी ने इंप्रूव भी करना है, मानो इस बार नहीं वो पास हो सका या उसके अंक कम रह गए, 4 टाइम्स में भी उसकी बारी अगले एग्जाम उसके लिए पोस्ट के लिए नहीं आई, इफ ही वांट्स टू इंप्रूव इट, वो इंप्रूव कर सकता है। 3 साल 3 साल के बाद अगर फिर कोई देना चाहेगा तो उसको दोबारा से अपना फार्म भर के फीस देनी पड़ेगी। 3 चांस नहीं, 3 ग्रुप डी के, 3 ग्रुप सी के, हाँ, जो भी, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट के, वो चाहे हर 6 महीने बैठता रहे। सर, इसमें रिजर्वेशन रहेगी जो इसमें स्टेट की नहीं है, लेकिन बाकी रिजर्वेशन जितनी भी हैं वो सब होंगी। एससी की है, बीसी की है, या वो जो हमारे स्पोर्ट्स कोटा है, सबकी मेरिट अलग, वो अलग अलग होगी। हाँ सर, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका वक्त रह गया, इसको कुछ हमारे में बताना। मैं तो अब इसके बाद इतना ही बताना चाह रहा हूं कि हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सी पिछले 8 साल में जो सुखद बदलाव हुए हैं उनके बारे में लिखा है। बहुत कुछ आप लोगों को पता है। अभी अमित शाह जी फरीदाबाद में हमारा 8 वर्ष पूर्ण होने का कार्यक्रम हुआ, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अब मैं उनका धन्यवाद ही करूंगा कि उन्होंने धन्यवाद कि सारी चीजों का कितना वो बारीकी से विश्लेषण करते हैं। हरियाणा सरकार को उन्होंने अच्छे अंक दिए हैं। 3 उस दिन परियोजनाएं, 3 की बजाय 4 थी। एक पुलिस विभाग की थी जहां कुछ क्वार्टर्स हैं, 500 कुछ क्वार्टर्स उनको समर्पित किया है पुलिस विभाग को, और 3 रेलवे की योजनाएं थी। एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो केएमपी के साथ साथ नई बननी है, उसका शिलान्यास हुआ है, लगभग 5600 करोड़ रुपए की वो योजना है। और दूसरी बड़ी में जो रेल डिब्बों का नवीनीकरण का जो एक प्रोजेक्ट है वो भी 500 कुछ करोड़ रुपए का है। और एक रोहतक में एलिवेटेड रेलवे लाइन, उसका भी उस दिन वो जनता को समर्पित की है, 300 कुछ करोड़ रुपए की वो है। ऐसे 6600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उस दिन उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। जहां तक 8 साल के हमारे काम का कुछ शब्दों में उल्लेख कर सकता हूं तो वो ये कि हमने 3 C के ऊपर प्रहार किया है। करप्शन पर प्रहार किया है,
जहां तक संभव हो सका हमने इस करप्शन को उखाड़ने के लिए, इसके ऊपर प्रहार करने के लिए पूरे प्रयत्न किए हैं। मेरा ये दावा तो नहीं है कि करप्शन जीरो हो गई है, लेकिन जिस लेवल पर जहां पर भी मिलती है और उसमें कोई भी आता है, अपने प्राय का भी विषय नहीं है, हमारा अपना भी कोई अगर फंसता है तो उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। सरकारी अधिकारी फंसे, कर्मचारी फंसे, कोई नेता फंसे, कोई जनता का आदमी फंसे, और कोई इस प्रकार के जैसे लोग हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको कह सकते हैं, वो लगातार स्कैंडल जो चलाते रहे हैं। आपने इस नकल के मामले में देखा, हमने 700 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें नकल करने वाले भी, कराने वाले भी, उनको प्लानिंग देने वाले भी, शेयर करने वाले भी, सब जहां तक उनकी ट्रैकिंग हो गई उनको हमने पकड़ा है। और खास करके ये जो क्राइम, यानी 3 C में, एक मैं करप्शन कहता हूं, दूसरा क्राइम है। क्राइम करने वाले लोग, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, इनको भी सबक कैसे सिखाया जाए, ये भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। और वो जब तक ये लोग सीधे नहीं होंगे उसको हम रुकने नहीं देंगे। और एक है कास्टिस्ट पॉलिटिक्स, जो हरियाणा में बहुत नीचे तक घर की हुई है। चाहे वो कोई नियुक्तियां हों, चाहे वो इलेक्शंस हों, चाहे वो किसी प्रकार के व्यवहार में, यानी सरकारी ही नहीं, गैर सरकारी जगह भी सब लोग इस प्रकार के बाट बटाई, बंदर बाट में लगे रहते हैं। इसको इतने % मिलना चाहिए, इसको इतना ही होना चाहिए, इसको स्थान ये मिलना चाहिए, इसकी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के योग्यता को आगे बढ़ाया जाए, हमने लगातार इन चीजों पर प्रमाणित किया है। संवैधानिक कुछ चीजें हैं, उन संवैधानिक चीजों पर हम वैसा ही, जैसा संविधान बताता है वैसे हमने करना है। लेकिन खास करके पॉलिटिक्स में कास्टिस्ट पॉलिटिक्स ना हो, इसके लिए हमने पूरे प्रयत्न किए और उस पर पीछे हटे हुए। 3 C के ऊपर प्रहार करना, 5 S को प्रमोट करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। और इन 5 S को सपोर्ट करने के लिए एक 6ठे S की जिसकी जरूरत है, उस पर भी हमारा पूरा एकदम फोकस है, और वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। इसके नाते से कितनी ही उपलब्धियां वो आप लोगों को बताई जा चुकी हैं, चाहे उसमें ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे उसमें भर्तियां हैं, चाहे उसमें परिवार पहचान पत्र है, अंत्योदय है, पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, फिर स्पोर्ट्स का काम है, हमारा डीबीटी की पॉलिसी है। डीबीटी में एक आंकड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, इस डीबीटी के क्रम में 13,000 करोड़ रुपया, 1300 करोड़ रुपया ये सरकार की भी बचत हुई है। 5 साल में, 1 साल में, 2 साल में, पूरे 5-6 साल से ही है, जब से डीबीटी शुरू हुआ है, 4-5 साल से शुरू हुआ है। तो डीबीटी के कारण से घोस्ट बेनिफिशियरीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं। वरना तो एक आदमी की बजाय एक ही चीज को 4 आदमी फर्जी तरीके से ले रहे हैं। एक ही आदमी 2 जगह से लाभ ले रहा है, जबकि उसको लेना एक जगह से चाहिए। तो ऐसा ये किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी का एक जो स्वप्न है कि गरीब आदमी को उसको लाभ मिलना चाहिए, इसमें भी एक विशेष बात यह है कि उस योजना में तो जो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान शुरू किया SCCC डाटा के आधार पर, उसमें तो केवल हम 9.5 लाख लोगों को ही दे पा रहे हैं, जो अभी मिल रहा है। लेकिन एक प्रावधान वो अब केंद्र सरकार से ही हमने उसको टेकअप करना था, टेकअप होकर के उसका फाइनल रिजल्ट अब कुछ ही दिनों में, 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में आने वाला है। उसके बाद हमारे यहां ये संख्या 9.5 लाख से बढ़कर 29.5 लाख हो जाएगी। यानी 20 लाख अतिरिक्त परिवार आयुष्मान का जो लाभ है, और वो सारा पैसा जो है स्टेट खर्च करेगी। जो भी उसमें इलाज का खर्च आएगा अप टू 5 लाख पर फैमिली, वो स्टेट खर्च करेगी। और ये एक बहुत बड़ा एक राहत आम आदमी को उसमें होगी। उद्योग नीति है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए हमने जो उनकी स्वायत्तता जो उनको दी है, जो उनको अधिकार दिए हैं, विकेंद्रीकरण उनका किया है। महिलाओं का 50% का प्रतिनिधित्व, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, कोर्ट ने उन्होंने क्लियर कर दिया कि 50% प्रतिनिधित्व, नॉट रिजर्वेशन। अब ये कंसेप्ट केवल हरियाणा का है और किसी का कंसेप्ट नहीं है। हर कोई रिजर्वेशन 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 पहुंचते थे। हमने कहा देखिए 50% अगर हम इस आधार पर भी चलते हैं तो दोनों की तरफ संतोष रहेगा। वरना अगर 50% रिजर्वेशन करते हैं, हमने देखा एक स्टेट में कि महिलाओं की संख्या 64% हो गई। अब आप पुरुषों में एक चर्चा शुरू हो गई
कि फिर हमारी रिजर्वेशन कर दो। उन्होंने कहा कि अब इसको विवाद ना बनाए, 50-50 करो, चलेंगे सर। कुल मिलाकर के मित्रों, आज का विषय तो केवल आपको शुभकामना देने के लिए कि 1 नवंबर हरियाणा दिवस। जी बताइए। आचार संहिता के चलते मुझे लगता है अगली तो बात नहीं करेंगे। सर ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अभी ग्रैप 3 रिस्ट्रिक्शंस जो है वो CAQ ने लगा दी है, जिसमें NCR हमारा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है? रिस्ट्रिक्शन सर एक रैप फ्री थी। रैप फ्री, हाँ। ये डीजल हाँ। और इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इशू ये आ रहा है कि इंडस्ट्री को एक बैकअप चाहिए PNG को, और एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो गुड़गांव है चाहे वो फरीदाबाद। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं। बहरहाली के मामले में भी वो कहते हुए नजर आए कि पंजाब के मुकाबले में 10% के आसपास ही पराली के जलाने के मामले सामने आए हैं हरियाणा में, और पंजाब में जहां 13,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए तो वहीं 1925 मामले हरियाणा में सामने आए हैं। और वहीं पराली की समस्या से निपटने के लिए एथेनॉल के प्लांट भी 4 जिलों में लगाए गए हैं। वहीं 24 उद्योग इस मामले में सामने आए हैं कि वो पराली का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा परीक्षा के बारे में भी कहते हुए नजर आए। जो CET परीक्षा होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा होनी है, उसके बारे में भी कुछ अफवाहें फैल रही थी, और इस मामले में HSSC की तरफ से भी एक बयान दिया गया कि 5 और 6 नवंबर को ही ये परीक्षा होगी, ये परीक्षा रद्द नहीं है। और इसी मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कहते हुए नजर आए कि 11 लाख छात्रों ने इसमें फॉर्म भरा है और वो सभी परीक्षा देंगे। दादरी, झज्जर, रोहतक, जींद, नूहू में इसके सेंटर नहीं होंगे। जिला स्तर के कामों को भी पोर्टल पर देखा जा सकेगा। कुछ 2 पोर्टल भी आज लॉन्च किए गए हैं। आज हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामना संदेश देते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। हरियाणा को 56 साल पूरे हो गए हैं। कल से 57वां वर्ष शुरू होगा और देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा का नाम है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हरियाणा के नाम की चर्चा है। हर क्षेत्र में हरियाणा आगे है, अग्रिम पंक्ति में है हरियाणा का नाम। हर सरकार ने कुछ ना कुछ काम किए हैं, ये कई बातें कहते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री। तो देश में जहां एक बार बीजेपी की सरकार बन जाती है, वहां बीजेपी की सरकार बार बार बनती है, ऐसा भी दावा करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। और गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ है उस पर भी उन्होंने